गुड आफ्टरनून सर। हेलो हेलो। हेलो, गुड 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 आफ्टरनून आफ्टरनून सर। सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो आज की क्लास का टॉपिक क्या है हमारा? बैंकिंग सर। बैंकिंग। और बैंकिंग आपका आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इन अकाउंटिंग। ठीक है, कि आपका जो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बैंकिंग आप कोई सी भी आप अकाउंटिंग करने जाओगे, आप मान लो एक जूनियर हो सीनियर हो, जो भी आप अकाउंटिंग करोगे, एक किसी कंपनी की किसी फर्म की किसी भी आप अगर अकाउंटिंग करते हो, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, कि हमें बैंक रिकंसिलिएशन करना होता है। अब बैंक रिकंसिलिएशन क्यों करना होता है, बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, हम जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन उसमें क्या डिफरेंस है, बैंक क्या रिकॉर्ड करता है, इसमें बहुत सारे आपके क्वेरीज आती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा वाइट बोर्ड है इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा थ्योरी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आपकी, कि जो आपको बैंक रिकंसिलिएशन, जो आज का टॉपिक रहेगा आपको बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, ये आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन, सबसे पहले आप लोग बताओगे, आप बैंक रिकंसिलिएशन से आप लोग क्या समझते हो? सर बैंक की बुक को अपनी बुक से मैच करना। सर, बैंक पासबुक को कंपनी की कैश बुक से रिकंसिलिएशन करवाना है। ठीक है, हाँ जी, और कोई? ठीक है, तो देखो ये आपको बैंक क्या कहता है जी, आपका कि बैंक की जो पासबुक है आपके पास, ये बैंक की जो भी आपकी डिटेल है, अपनी कंपनी की जो बुक होती है आपकी बुक ऑफ अकाउंट, उसमें जो बैंक का आपका होता है, ठीक है, उसको आप मैच कराते हो कि एज पर कंपनी बुक और एज पर बैंक की आपकी जो बुक है उससे मैच रहे। तो एक तो सबसे पहला रीजन तो ये है। बट हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है? सबसे दूसरी चीज आपकी जो क्वेरी आती है कि हमें बैंक रिकैंसिलेशन करना ही क्यों पड़ता है? क्योंकि बैंक क्या करता है, आपने जब बैंक अकाउंट खुलवाया होगा आपको याद हो, तो बैंक क्या करता है, आपको प्रॉपर पूरा एक बैंक क्या करेगा, आपको एसएमएस के थ्रू, नेट बैंकिंग, है ना, ये सारी फैसिलिटी देता है, और प्लस आपकी सारी चीजें रिकॉर्ड करके, और आपको एक पासबुक भी देता है कि आप उसको डे बाय डे या मंथली या क्वार्टरली वीकली जैसा आप जो चाहो आप उसको प्रिंट करके अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। बट तब भी आपकी कंपनीज क्या करती है कि उसको मैच कराती है एज पर कंपनी बुक और एज पर पासबुक में क्या एंट्रीज है। अब ऐसा क्यों? हाँ जी, तो जल्दी से बताइए आप लोग कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें डिफरेंसेस क्या रहते हैं, या हमें क्यों मेंटेन करनी होती है, और हमें रिक्वायरमेंट ही क्यों होती है, कि हमें ऐसा करना जरूरी क्यों है? हाँ जी, जल्दी से रिप्लाई दीजिए। सर चेक के सर, रिलेटेड होता है ना। चेक से रिलेटेड होता है, देखो अभिलाष जी ने बोला। हाँ जी, राहुल जी आप बता रहे हो, क्या बोल हाँ रहे हो, आप सर, बताओ। जैसे चेक इशूड किया फिर प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में। देखो, चेक का तो सबसे मेन रोल है ही, बाकी आपको क्या करता है, क्योंकि हमें बैंक रिकंसिलिएशन क्यों करना होता है, देखो बहुत से रीजन है। कि जो आपका बैंक है, आपने बोला जी ये बैंक अकाउंट है, ये मान लो आपका एक बैंक अकाउंट है, ये आपके पास है, और आपने बोला है जी बैंक अकाउंट जब आपने ओपन कराया, तो बैंक तो आपको बोलता है हम आपको क्या करेंगे, एसएमएस के थ्रू, है ना, जो आपको मैसेज करेंगे, ये आपका जो ऑनलाइन बैंकिंग है, ठीक है, या फिर आपकी जो पासबुक है, सबसे आपको क्या करता है, पूरा रिकॉर्ड बना के देता है। बिकॉज जब भी आप क्या करते हो, जैसे मान लो आप कुछ भी एंटिटी, जो भी बिजनेस एंटिटी आप चला रहे हो, आप तब भी आप क्या करते हो, जो अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में क्या है जी, आपका जो बैंक का लेजर, हम उसको क्या करते हैं, इन दोनों से मैच करते हैं। अब मैच को ही बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है,
तो बट हमें क्यों करनी पड़ती है? सबसे पहली चीज हम ये तो समझ गए बैंक रिकंसिलेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हम एज पर कंपनी की बुक में हम अपना एक अकाउंट बनाते हैं बैंक का, उसको रिकॉर्ड करते हैं और प्लस एक बैंक अकाउंट हमें प्रॉपर बना के देता है एसएमएस ऑनलाइन और जो पासबुक होती है। बट हमें करना क्यों पड़ता है? क्योंकि क्या है जी, आपका जो बैंक है आपको क्या करता है, मोड ऑफ पेमेंट और आपकी रिसिप्ट आज की डेट में तो बहुत ज्यादा है ना, कि आपकी क्या है कि यहाँ आप देखोगे मोड ऑफ पेमेंट एनईएफटी दे दी, आरटीजीएस, आईएमपीएस हो गई, टीबीआर यहाँ से वही सारा अपने आप को म्यूट करो, वॉइस नहीं चाहिए, वरना फिर क्लास में देखो जो इंटरेस्ट रहेगा वो मजा नहीं आएगा ना, या फिर दूसरी जगह जाके आप क्लास लो। ठीक है, यूपीआई हो गया, पेटीएम हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें, फोन पे हो गया, है ना, तो ये सारी चीजें आपकी एक्सेट्रा, मतलब चेक तो एक सबसे पहला आपने बताया ही था, वो तो है ही जी। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग खराब होगी तो देख लेना इसे, क्योंकि इस पे आदत नहीं है लिखने की। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या, मोड ऑफ पेमेंट आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है कि आपने एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, या आपने यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, मतलब आजकल तो बहुत सारी डिटेल आ रखी है कि आप ट्रांसफर करते हो। बट ये सारी जाती कहाँ पे, ये सारी चीजें, अगर मान लो एक ए पार्टी है और एक बी है, तो मान लो जैसा हम ए हम खुद को ही मानते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ बी से भी करते हैं, यहाँ हम सी से भी करते हैं, डी से भी, मतलब जितनी भी आपकी अनलिमिटेड जितनी एक्सेट्रा आप जितनी भी बहुत सारी चीजें डीलिंग करते हो, किसी को चेक इशू करते हो, किसी को एनईएफटी करते हो, किसी से चेक रिसीव करते हो, किसी का क्या करते हो, आरटीजीएस करते हो, एनईएफटी करते हो, आईएमपीएस करते हो, यूपीआई करते हो। बट आपने देखा होगा ऑनलाइन में कभी कभार क्या रहता है, आपकी जो पेमेंट है, जो आपकी नाम नहीं आता सर, पेमेंट है, नाम नहीं आता, एक तो प्लस ये चीज है, प्लस सेकंड चीज क्या है आपकी कि आपकी कुछ इसमें टाइम रिस्ट्रिक्शन तो होती है, कि जैसे आप चेक है अगर आपका, जैसे आपने बोला कि हम सबसे पहले जो यहाँ लेते जगह खाली है थोड़ी सी, चेक है, तो ये आपको पता है क्लियर कितने दिन में होता है ये? 7 days। 7 days नहीं, 3 days, मिनिमम 3 days होता है आपके। ठीक है, कि आपको चेक सामने वाली पार्टी को, जैसे आज जी किसी सर। का काटा और वो क्या करता है, आज ना लगा के कल लगाता है, और उसके कल के बाद वो 3 दिन बाद क्लियर होता है या उसी दिन क्लियर होता है, तो क्या होता है कि आपकी सबसे मेन चीज है, और एक नया पेज, हाँ ये रहा, जैसे आपने चेक लगाया, ठीक है, या कोई भी आगे एंट्रीज करना, जैसे कोई भी और मोड ऑफ पेमेंट ले लेना, मैं इसकी नहीं कह रहा, चेक की बात नहीं कर रहा स्पेशली, मैं कह रहा हूँ कोई सी मोड ऑफ पेमेंट लेना। ठीक है, आपने बोला सबसे पहले मैं आया कहाँ पे, सबसे पहले मैं कह रहा हूं आपसे जो आपकी कंपनी की बुक है, कंपनी बुक में आपको पता चला, मान लेते हैं एक ए है, इसने आपको क्या दिया, चेक दिया, या मान लो कोई भी मोड ऑफ पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करे इसने 1 लाख रुपए। ठीक है जी, हाँ जी, समझ रहे हो? तो आप जो एंट्रीज क्या पास जी सर। करोगे, सबसे पहले ही बताओ मुझे, ये आपकी कंपनी की बुक है, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी ये बताओ सबसे पहले आज। सर क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि आपकी एक कंपनी है, उसमें आपने क्या करा, एक ए है, उससे आपको एक चेक मिला 1 लाख रुपए का। सर कंपनी टू कैश टू बैंक ना सर, कंपनी टू बैंक, कंपनी टू कंपनी ए टू बैंक, कैश रिसीव हुआ है ना सर, चेक बैंक रिसीव हो रहा है। सर। पहली चीज बताओ, बैंक टू कंपनी। कैश की कहीं अभी बात नहीं है, कैश अभी कुछ नहीं कर रहा हम कह रहे चेक मिला है मुझे। सर ए आएगा ना, रिसीवर होगा ना, वो हाँ गिवर होगा ना। हाँ, बैंक टू बताओ, टू ए, एंट्री एंट्री बैंक टू ए, बैंक टू ए, हाँ ठीक है। पहले बैंक टू बच्चे, ए। हाँ पहले बच्चे कह रहे थे कि जो भी पार्टी टू ऐसे करके कैश ऐसे करके वो पेमेंट की बता रहे थे, मैंने इसमें बोला रिसीव हो रहा है आपको। ठीक है, तो मैंने कहा जी रिसीव हो रहा था, आपको पता चल गया कि चेक आए चाहे एनईएफटी हो कुछ भी हो, आपकी मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, बैंक, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू जो ए आपका पार्टी कितना नेम। जी, 1 लाख रुपए का, यही होती है एंट्री। यस सर, ये हो गई एंट्री जी हमारी, किसमें एंट्री हुई हमारी है,
रिसीव्ड में सर। रिसिप्ट में सर, कोई नहीं, ये कंपनी की बुक में, कंपनी बुक में। ठीक है। अब कंपनी बुक में क्या होता है, जैसे ही आप एंट्री डालते हो, बैंक उसी समय क्या करता है, आपने कभी नोटिस किया हो बैंक के लेजर का बैलेंस क्या होता है, उतने से कम हो इंक्रीज जाता हो है सर। जाता है। कम कैसे होगा, जाता है, सॉरी, बढ़ जाता है। इंक्रीज। हो जाएगा अगर आप रिसीव करते हो तो, यस अगर सर, आप पेमेंट करते हो तो डिक्रीज हो जाता है एट ए टाइम, है ना। एक चीज समझा रहा हूँ मैं इसके अंदर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपको पता चल जाएगा कि बैंक रिकंसिलिएशन हम क्यों करते हैं और इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। और जिसके बैकग्राउंड से अगर नॉइज आ रहा है, कृपया करके अपने आप को म्यूट करे, वरना फिर दिक्कत होगी क्लास में, ठीक है। तो इसमें देखोगे आप, ये कंपनी की बुक में आपने एंट्रीज डाली और आपने देखा बैंक इंक्रीज हो गया, बट आपने बोला ये चेक मिला था आपको। अब ये चेक कितने सर। सर आवाज लग रही है यार, सर एक हेडफोन लगा मिनट। रखे सिर। हाँ जी, देखो अपने आप से अनम्यूट हो जाओ, वरना फिर मेरे को खुद करना पड़ेगा। ठीक है। अब यस आपको सर। पता है जो आपका चेक है वो मान लो 3 दिन में क्लियर होता है, ठीक है। और ये मान लेते हैं हम कौन सी डेट में आपके है, जैसे आज कौन सी डेट है आपकी, 7 तारीख, ये आपको मिल गया जी। आपने आज की डेट में गए, किसकी वॉइस आ रही है देखो, फिर मेरे को लीव मीटिंग करना पड़ जाएगा उसे, कृपया करके म्यूट होके देखिए, वरना फिर मेरे को लीव मीटिंग करके मैं बाहर कर प्रदीप है जी, दूंगा। कोई प्रदीप। हाँ जी, हाँ जी, जो भी है, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे 3 आपको दिखाएगा कि 3 तारीख, मतलब सॉरी 3 डेज में क्लियर होता है चेक, बट आपको मिला कब है ये, 7 को। 7 को। और 7 तारीख को ही आपने अपनी बुक में एंट्रीज भी डाल दी जी, मेरे को क्या मिला, बैंक अकाउंट टू ए, और वैसे ही 7 तारीख को आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर गया जी। बट जो ये चेक है आपका कब क्लियर हुआ, ये मैंने कहा जी, जो चेक क्लियर हुआ बैंक में वो क्लियर हुआ 9 तारीख को, ठीक है। अब बैंक में ये 21 है, 17 मत लेना, ठीक है। अभी 9 तारीख को क्लियर हुआ और बैंक में क्या हुआ, क्रेडिट दिखाया आपको 1 लाख रुपए, कौन सी डेट को, 9 तारीख को सर। 9 तारीख 9 तारीख को। अब इसमें क्या आ गया, डिफरेंस आ गया कि ये और ये, है ना। बैंक में बैलेंस यस सर। कब आपका बढ़ा, जैसे मान लो अभी तक जीरो बैलेंस था, जैसे ही आपने 1 लाख रुपए का चेक दिखाया, 7 तारीख को आपकी कंपनी में बोल दिया 1 लाख का बैलेंस है आपकी बुक में, बट आपने देखा अरे मेरे बैंक अकाउंट कब आया मेरे बैंक में पैसा, 9 तारीख को। 9 तारीख को। तो इस टाइप की मिसमैच को, और आगे जाके जैसे मान लो कोई चेक आपका क्या होता है, बाउंस हो गया, क्लियर नहीं हुआ, या डिसऑनर हो गया, या कोई पेमेंट थी आपकी, पेमेंट भी आजकल ऐसी होती है कि आपने आपके अकाउंट से क्या हुआ, क्रेडिट सॉरी डेबिट हो गई अगर आपने पे कर रहे हो, अगर आप रिसीव कर रहे हो तो आपके क्या क्रेडिट हुई नहीं और सामने वाले पार्टी के अकाउंट से डिडक्ट हो गए, या आप पे कर रहे हो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गई और सामने वाले पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट हुई नहीं। तो उस केस में क्या होगा, आप वो एंट्रीज कैसे नोटिफाई कर पाओगे, किससे, वो बैंक रिकंसिलिएशन से, ठीक है। ठीक है ओके सर। सर। तो ये चीज होता है कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन करना में इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि क्या है, आपकी जो मोड ऑफ पेमेंट है कभी तो रिफ्लेक्ट करती है एट ए टाइम, जैसे मान लो 7 को चेक मिला, 7 को ये क्लियर हो गया और 7 को आपका अकाउंट में क्रेडिट दिखा दिए, तो उस डेट में तो आप बोलोगे कोई डिफरेंस नहीं है, बट आगे जाके ऐसी होती है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, और बिजनेस क्या होगा, हमेशा एक पर्सन से होगा बिजनेस, नो सर। आप क्या है, मोर देन 1 पर्सन से आप बिजनेस करते हो, किसी को एक्सपेंस पे करा रहे हो, किसी को डेली रूटीन में पार्टी से पेमेंट रिसीव कर रहे हो, किसी पार्टी को पे कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा कि आपको जब तक ये सारी एंट्रीज एक तो रिकॉर्ड नहीं होगी और जब तक आपकी स्टेटमेंट से मैच नहीं होगी, आप कैसे कह सकते हो कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है या इतना आपके अमाउंट में इतनी, ये सारी चीजें हैं। इसलिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ठीक है सर। क्या आप ये कह सकते हो कि एज पर कंपनी बुक और एज पर पासबुक को जो हम मैच करते हो वो बैंक रिकंसिलिएशन होता है, बट आप इसको समझाना भी आपको आना चाहिए ऐसा हमें करना क्यों पड़ता है, क्योंकि सबसे सिंपल है, आपने कहते हैं मैं एज पर कंपनी बुक और एज पर पासबुक दोनों को मैच करता हूं, उसे बैंक रिकंसिलिएशन कहते हैं, बट सामने वाला कहेगा कि बैंक रिकंसिलिएशन करना में जरूरी क्यों पड़ता है। तो आप जब समझाओगे कि मोड ऑफ पेमेंट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, कि कल को हम चेक लेते हैं, चेक रिसीव करते हैं, चेक पे करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, 3 दिन होते हैं ड्यूरेशन आपका क्लियर होने के, बट आगे जाके कुछ और भी पेमेंट्स होती है जो आपकी
अकाउंट से डेबिट हो रही है या आपकी क्रेडिट हो रही है, बट सामने वाली पार्टी को जा ही नहीं रही पेमेंट या उनको रिसीव नहीं हो रही, तो उस केस में हम उस केसेस को कैसे रिजोल्व करेंगे? अपने बैंक रिकंसिलिएशन करके, कि जिससे क्या होगा, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनीज पता है क्या होती है, वीकली बैंक रिकंसिलिएशन करती है। अब जैसे ये अमेजोन है, ये सब है, ये अपने बैंक तो खुद मेंटेन भी नहीं करती है, ये आगे से हायर करती है, क्योंकि अमेजोन की आप ट्रांजैक्शन काउंट कर सकते हो एक दिन की? नो सर। उनकी इतनी ट्रांजैक्शन होती है कि वो अलग से कंपनी हायर करती है कि आप हमारा बैंक मेंटेन करके दो, कि कहाँ ऑर्डर लग रहे हैं, कहाँ पे ये चल रही है आपकी। जो एमएनसीज होती है सारी चीज क्या करते हैं, उनके पास इन्हीं चीज के आपके जाते हैं, जैसे जेनपैक ये सब है, इन सब में क्या होता है, ये सारे यही रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं अपने जो क्लाइंट हो गए आगे के, ठीक है। बट जब आपको कहीं पे भी ज्वाइन करोगे तो तब आपको पता चलेगा प्रोसीजर क्या होता है। तो अभी आप आ जाओ सीधा बैंक रिकंसिलिएशन पे, आगे मत जाना, यहीं पे रहो। तो आप क्लियर यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन? यस सर। यस सर। कि हमें बैंक रिकंसिलिएशन करना क्यों पड़ता है और करने का मेन मोटिव क्या है। अब बात आती है जो हमारी बैंक स्टेटमेंट होती है। अब जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ जो हमारा आज के असाइनमेंट का वो है जी। तो यहाँ चलते हैं हमारे जहाँ सारे लेक्चर और सारे असाइनमेंट है, ये भाई। तो ये हमारी क्या है जी, एक कंपनी है जिसकी स्टेटमेंट आपके पास आएगी, क्योंकि आप जब भी कंपनी में बैठोगे तो आपके पास स्टेटमेंट या दो टाइप्स आएगी, उसको भी मैं समझाऊंगा आपको। बट उससे पहले देख लेते हैं इसमें एक लॉजिकल पॉइंट क्या, क्योंकि वो आज तक किसी को क्लियर हुई होगी या किसी को नहीं हुई होगी, तो दोनों चीज देख लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपसे आगे जाके पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक टैली भी ओपन कर लेता हूँ जल्दी से, कि जिससे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं और क्या चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे हमने लास्ट क्लास में करा था पहले गुरदीप का, तो हम वही निकाल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डे बुक दिखाता हूँ मैं आपको, ये रिसिप्ट की एंट्री है, ठीक है। अब रिसिप्ट की एंट्री है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप लोग, दिख रही है ना आपको? यस सर। अब रिसिप्ट की एंट्री में आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, कि जो रिसिप्ट की एंट्री, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बैंक को डेबिट। डेबिट कर रहे हैं डेबिट कर सर। रहे हैं। बट मैं आपको यहाँ स्टेटमेंट दिखाऊं तो स्टेटमेंट में क्या होता है, थोड़ा सा रिवर्स। अगर आपके पास रिसीव हो रहा होगा, या आपने खुद भी देखा होगा, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, आपके अकाउंट में अगर क्या है पैसा आपको रिसीव हो रहा होता है, तो आपके पास मैसेज किस चीज का आता है? क्रेडिटेड का सर सर। क्रेडिट क्रेडिट का। का। और वही चीज यहाँ पे भी हो रही थी। तो वो बोल रहा जी 1 लाख, जैसा 1 लाख एज्यूम करना है इसे, कि 1 लाख मानना भी, 4 मत कहना, कि 1 लाख हमें रिसीव हो, और हमारे बैंक ने भी क्या करा, 1 लाख दिखा दिया यहाँ पे क्रेडिट। और बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैंक को डेबिट। डेबिट। तो ऐसा रिवर्स रिलेशन क्यों होता है, कोई बताएगा? सर इनडायरेक्टली हम जो पैसा हम उन्हें देते हैं वो हमें ऐसे लायबिलिटी मानते हैं कि हमें वापस देना ही है उनको, अच्छा। बैंक को। जब सर बैंक में हम उनकी पैसा डालते हैं और उनकी बुक्स भी अकॉर्डिंगली उनके साथ मेंटेन होती है ना सर। अच्छा। सर आपने वो मॉडर्न अप्रोच बताया था ना, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है और ऐसा हाँ ही। जी। तो देखो, एक अभिलाष जी ने बताई बिल्कुल करेक्ट है, अगर ये सिद्धांत जी ने बताई ये भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों चीज करेक्ट है। बस आपको क्या है, वही समझना है, आपके पास जो अकाउंटिंग आपके स्टैंडर्ड और रूल्स है वो कभी किसी के लिए चेंज नहीं होता है। क्योंकि कुछ बच्चों का पता है क्या कहना होता है, कि बैंक की अपनी बुक है वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, उनका सबसे पहले ही आता है आपका आंसर। तो ये आंसर कभी नहीं देना आपको, कि आपसे पूछा जाए कि बैंक आपको क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, बट आप अपनी बुक में क्या करते हो, उसे डेबिट कर दो जब भी आपके पास पैसा रिसीव होता है, और बैंक आपको बोलता है जी क्रेडिट। तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो आपके अकाउंटिंग की जो अप्रोचेज होती है उसी की बेसिस पे आप भी बुक मेंटेन कर रहे हो और आपका बैंक भी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब वो कैसे जी, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, कि जो एक और नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब मैंने कहा जी, जैसे मान लो कि हमारा ये है बैंक, ठीक है, और ये क्या है जी, हमारी कंपनी। अब हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे मान लो पार्टी से ले लेते चलो, कि बैंक में डेबिट 1 लाख रुपए, ठीक है, टू पार्टी 1 लाख रुपए।
अब यहाँ बैंक में गया, ये तो हमारे पास ये पता चल गया, हाँ बैंक में पैसा आ गया 1 लाख रुपए फ्रॉम इस पार्टी से। बट जब हम यहाँ गए बैंक में, तो बैंक क्या बोलता है कि हमारे पास भी बैंक में 1 लाख रुपए आया, बट किसके अकाउंट में आया है, तो हमारी कंपनी मान लेते हैं, हमारी कंपनी ABC है। तो बैंक के पास क्या मिल गया बैंक को? ABC बैंक को तो डेबिट, क्या चीज डेबिट? ABC। ABC डेबिट? हाँ सर, बैंक। हाँ जी, गलत कर रहे हो। बैंक को तो मिला पैसा। पैसा इन केस ऑफ मान लो अगर ट्रांसफर हुआ, तो वो भी कह रहा है जी किस बैंक से ट्रांसफर हुआ, वो उसकी डिटेल इस वाली पार्टी की ले लेगा, वो बैंक से रिलेटेड होता है, वो बैंक में हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो वो उसके पास तो उस पैसा आ गया 1 लाख रुपए, बट ये 1 लाख रुपए किसको आगे लायबल है पे करने के लिए? हमें सर। हाँ जी, तो हम ABC क्या को। होंगे यहाँ पे? ABC जो क्रेडिट। तभी आपको क्या करता है, ये क्रेडिट का एक मैसेज SMS आपको दिखाता है कि आपके अकाउंट में इसने क्रेडिट हो गई। जब आप क्या करते हो, मान लो आपने बैंक से पैसा विड्रॉल कर लिया, विड्रॉल करते हो तो क्या एंट्री होती है, सबसे पहले जल्दी से बताओ? कैश टू बैंक सर। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इनके पास जो पैसा पड़ा होगा, जैसे मान लो इनके पास इन काइंड्स ऑफ कैश में था, आप गए बैंक से पैसा निकाल लिया, तो बोलते किसने पैसा निकाला जी, तो हमारे पास से एक ABC जो जिसका अकाउंट था, उसने क्या करा, कंपनी, उसने कितना पैसा निकाल लिया, मान लो 10,000। और किससे जी? टू कैश चला गया बैंक में से। तो इसलिए आपके पास किस चीज का मैसेज आता है यहाँ पे? डेबिट का सर। डेबिट का। और ये किस बेसिस पे होता है, तो मैं आपको एक बार और दिखाना चाहूंगा जो ये रूल है, क्योंकि कभी भी जो अकाउंटिंग होती है, जो मैंने ये चीज आपको तीसरे पेज पे आपको दिखाई है कि बैंक में आप एंट्रीज क्या करते हो और ये एंट्रीज क्या करते हैं, तो उस बेसिस पे आपके पास मैसेजेस आते हैं। हम देखते हैं हमारा अगला पेज। तो जो रूल है आपका, जो सिद्धांत जी ने बताया, वही रूल है आपका, जो मॉडर्न अप्रोच। ये सबसे बेस्ट है जी आपकी। जैसे मैं ट्रेडिशनल को गलत नहीं बोलूंगा, वो भी ठीक है, जिस तरीके से आप एंट्रीज कर पाओ अपने कन्वीनियंट तरीके से आप यूज करो। बट मैं भी आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप मॉडर्न को फॉलो करते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा ट्रेडिशनल, क्योंकि ट्रेडिशनल में आपको ना उसमें अकाउंट्स पहचानने पड़ते हैं और उसके बाद फिर उसमें रूल फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद एंट्रीज होगी। बट इसमें क्या होगा मॉडर्न में, आपका मॉडर्न में रहेगा कि आपको बस एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, ये 5 चीज पहचाननी है, और आपको सारी चीजें इस बेसिस पे आपको पता चल जाएगा। फिर उसमें कोई रूल नहीं होगा, बस आपको याद रखना है इंक्रीज डिक्रीज। तो कौन बताएगा मेरे को कि एसेट्स और एक्सपेंसेस, इस केसेस में क्या ट्रीटमेंट रहता है, आप अगर मॉडर्न अप्रोच यूज करते हो तो? सर अगर इंक्रीज हो एक्सपेंसेस रहे हैं तो इंक्रीज डेबिट, होगा, एसेट्स डिक्रीज होगा। और अगर डिक्रीज एक्सपेंसेस इंक्रीज इंक्रीज होगा तो एसेट्स डेबिट। डिक्रीज होगा। ये चीज आपको नहीं बोलनी पुरुषोत्तम जी, आपको सिंपल ये कहना है कि आपके अगर इसकी ओपनिंग बैलेंस होते हैं, सबसे पहली चीज, क्योंकि कंपनी में जाओगे किसी ने ओपनिंग ही गलत डाल रखे हैं तो उसकी भी ओपनिंग बैलेंस शीट गलत आती है। तो ओपनिंग सबसे पहले क्या होगा, इनके अगर ओपनिंग रहते हैं तो हमेशा वो डेबिट नेचर के रहते हैं। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। सेकंड चीज आपको ये पता होनी चाहिए, जो एसेट्स और एक्सपेंसेस है, कभी भी अगर आपकी कंपनी में इंक्रीज करेंगे, ये चीज बोलनी है जी पुरुषोत्तम जी आपको, तो वो डेबिट होंगे। और कभी भी ये डिक्रीज मीन्स के एसेट्स कोई सेल कर रहे हो आप या कोई एक्सपेंसेस पे करके खत्म कर रहे हो, तो क्या होगा आपका, वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज करेगा, क्रेडिट तो होगा। उस समय क्रेडिट होंगे। ये चीज बोलनी है आपको, ठीक है। ठीक है सर। फिर आप आ जाओगे दूसरी चीज, जैसे आपकी लाइबिलिटी और इनकम। कैपिटल और रिवेन्यू। तो इस केस में ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले, क्योंकि ये चीज पता है क्यों बता रहा हूं मैं आपको। Credit। मान लो किसी कंपनी में आप गए, वहां ओपनिंग ही किसी ने गलत चढ़ा दिया था, मतलब एक आधा हेड, और आपको बोला गया कि जाके एक बार ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले पता है कि जब बुक क्लोज होती है ना, सबसे पहले ओपनिंग्स मैच कराए जाते हैं लास्ट ईयर के और इस ईयर के, आपके स्टार्टिंग के अप्रैल का। जैसे आप मान लो 21-22 की आप बुक क्लोज करोगे, तो सबसे पहले बोलेंगे आपको जो 1 अप्रैल में आपके पास बैलेंसेस सारे खड़े थे वो मैच करो लास्ट आपके जो 20-21 का 31 मार्च के पास जो आपके पास डाटा था लास्ट, उससे क्रॉस मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए ओपनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि आपका डेबिट नेचर या क्रेडिट नेचर का कौन सा रहता है। क्रेडिट। तो ये रहता है आपका क्रेडिट। क्रेडिट नेचर। अगर ये 3 हो, जैसे मान लो कोई लोन ले रखा आपने, कोई आपके ओनर की कैपिटल है, या कोई रिवेन्यू है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आपका रहता है, फिर उसमें जैसे आपका प्रोविजंस आ गई, ये सारी चीजें आपकी क्या है, क्रेडिट नेचर की रहती है। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर ये इन केस इंक्रीज करते हैं, क्रेडिट।
तो ये क्रेडिट। अगर आपने देखा होगा कैपिटल इंट्रोड्यूस होती थी तो हम एंट्री क्या पास करते थे, कैश टू कैपिटल। कैश टू कैपिटल। तो कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, तो वो इंक्रीज हो रही थी इसलिए क्रेडिट। क्योंकि अगर आपने ये फॉलो करा तो आपकी कभी एंट्रीज में गड़बड़ होएगी नहीं। और यही चीजें देखो जो रूल है, ये रूल क्या है, बस आपको ये 5 टर्म्स पहचाननी है। अब ये 5 टर्म्स कैसे पहचाननी है, तो अब ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बैंकिंग के कॉन्सेप्ट में प्रॉपर चलेंगे। क्योंकि जो मेरे को समझाना था वो आपको पता चल गया है कि बैंक रिकंसिलिएशन क्यों करते हैं, कैसे होता है और किस रीजन से होता है और क्या मेन मोटिव है इसका। और बच्चे जो कहते थे बैंक अपनी बुक मेंटेन करता है, हम अपनी बुक मेंटेन करते हैं इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं, वो क्रेडिट करता है, नहीं, जो रूल है यही है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो मैंने इंक्रीज बताई है आपको, अब हमने इंक्रीज करी तो हमारा रूल क्या था जी, हमारा कि एसेट्स बढ़ेगी तो अब क्या है, बैंक में पैसा है, आपकी क्या है, ये एसेट्स है, बढ़ रही है तो डेबिट है। पार्टी क्या थी आपकी, एक एसेट्स थी, बट वो पार्टी अब क्या कर रही है, उससे पैसा हमें मिल रहा है, वो एसेट्स अब खत्म हो रहा है, डेटर्स आपके हैं ये, तो क्या हो गया, वो क्रेडिट हो रहे हैं। रूल वही है, वही सेम ये भी फॉलो कर रहा है। कि क्या कह रहा है कि बैंक के पास अब पैसा आ रहा है, ट्रांसफर हुआ था तो किसी बैंक से आ रहा होगा, तो बैंक से आपका ट्रांसफर वो अपने इनकी एक इनके सॉफ्टवेयर होते, तो आपको घुसने की जरूरत नहीं कि सर यही एंट्रीज वो भी करते होंगे, बस आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा उसके पास आया तो उसने क्या बोला कि एसेट्स बढ़ रही है उसकी, डेबिट। बट क्या कह रहा है जी, वो किस पर्सन से आया है, क्योंकि फ्यूचर में वो उसके लायबल है उसको पे करने के लिए, और लाइबिलिटी कभी बढ़ती है तो क्या होती है आपकी, क्रेडिट सर। तो यहाँ पे देखो एबीसी क्रेडिट हो रही है। तो फॉलो क्या करा उसने रूल, यही करे ना फॉलो आपके, हाँ जी। यस सर। तो यही रूल आपको भी याद रखना है। और अब बात कर लेते हैं एसेट्स। अब आप एसेट्स किसको कंसीडर करते हो, क्योंकि आप सब ज्यादातर कॉमर्स के हो तो आप सबको पता होना चाहिए कि एसेट्स किसको कंसीडर करते हैं हम, इन कैश, अकाउंटिंग टर्म में हम बैंक। क्या बोलेंगे ये बताओ। कैश और बैंक। कैश और बैंक, जैसे सिद्धांत जी ने बताया, और कोई, हाँ जी, तो एसेट्स किसी को पता नहीं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फर्नीचर, बहुत कुछ लैंड, है, बिल्डिंग। स्टॉक, डेटर, सब एसेट्स हैं। अच्छा सब एसेट्स है। देखो सब ने बताया ये सारी चीज एसेट्स है। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने घर पे जाऊँ या आप भी अपने घर पे जाओ, अपने मम्मी पापा को बोलोगे कि आपके जैसे उनको एसेट्स वर्ड याद नहीं होगा या उनको पता नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे कि ये अपनी संपत्ति या अपनी प्रॉपर्टी कितनी है, तो वो सारी चीज ये भी गिनवा देंगे, वो घर वाले आपके गिनवा देंगे या नहीं। यस सर। तो फिर उनमें और आप में डिफरेंस क्या है, वो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हो, हाँ जी जल्दी से आंसर करो, आप लोग पढ़ रहे हो ना। तो आपको ये पता होना सर चाहिए एसेट्स वो होती है एसेट्स। जिनका हम लंबे टाइम तक यूज करते हैं। हाँ देखो एक तो पॉइंट जैसे इन्होंने बताया, बट ये थोड़े वहां तक पहुंचे नहीं। जैसे एसेट्स आपको याद रखना, इन अकाउंटिंग टर्म्स हम किसको बोलते हैं, कि जो वो वैल्यूज होती है जिनका बेनिफिट इन फ्यूचर में हम लेते हैं। आप खुद ही आप एज्यूम करके देखो, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, पैसा, ये सब आपने नाम लिए थे अभी, मतलब बैंक, कैश, ये सब लिया था ना आपने नाम। यस सर। इसको जब तक हम इन फ्यूचर यूज करेंगे तभी इससे बेनिफिट आते हैं, या ये बिल्डिंग खरीदते ही हमें पैसा या रिवेन्यू आना स्टार्ट हो जाता है। नहीं, फ्यूचर Yes, ठीक है, पर्सपेक्टिव तो है। हमेशा याद रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपको ये मतलब इनको इस टर्म में बताना है कि आपकी एसेट्स हम वो कंसीडर करते हैं इन अकाउंटिंग, जो आपके जिनके कहता है आपके बेनिफिट इन फ्यूचर में हम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बोलना है कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये फिर टेंजिबल, इनटेंजिबल, ये सब आपको क्लासिफाइड है। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें जब भी आपसे पूछा जाता है तो सीधा उस पर नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन का आंसर करना है कि ये चीज हमारी अकाउंटिंग टर्म्स में ऐसे कंसीडर की जाती है। क्योंकि एज आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज आंसर करना सबसे पहले, क्योंकि वो नॉर्मल पर्सन भी आपसे अगर पूछोगे आप जाके किसी से कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी, तो वो भी आपको गिनवाने लग जाएगा कि मेरे पास घर है, पैसा है, कार है, वो सारी चीज। बट वो चीज तो हमें ही पता है, बट वो चीज आप ऐसे नहीं बताओगे, आप क्या बोलोगे, हाँ जी क्या बोलोगे आपके एसेट्स, जिसको हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव में यूज कर सकते हैं वो हमारे। हाँ वो हमारी एसेट्स कंसीडर होती है। अब यही एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, तो आप उसमें ये बोलोगे सैलरी, रेंट, ये सारी चीज। तो एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनके बेनिफिट हम ऑलरेडी टेकन ले चुके होते हैं, ले चुके होते हैं। वो आपके क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। अब आप बोलोगे सर कुछ एक्सपेंसेस तो डायरेक्ट भी होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट भी होते हैं, तो चीजें आपको क्या है, बस अब ये याद रखना
कि जो वैसे एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको नहीं कह रहे, हम उनको कह रहे हैं जैसे हम मान लो सैलरी है, आप किसी एम्प्लॉय को एक कंपनी क्या करती है, पूरे महीने काम करवा लेती है, उसके बाद ही तो उसको पे करती है। यस सर। फिर आपने कोई रिचार्ज करा तो फोन का ले लो, पोस्टपेड का आपका, जैसे आप जैसे बिजनेस के वो समझना, पर्सन के प्रोस्पेक्टिव से मत सोचना कि आप पर्सन के अकॉर्डिंग सोचो कि मेरे को तो स्टेशनरी लेनी है, वो स्टेशनरी एक्सेप्शनल है, वो एक्सपेंस माना जाएगा, वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है कि जो हमें डायरेक्ट पे करके मिलते हैं। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो ज्यादातर कंपनीज में इनडायरेक्ट होते हैं कि पहले हम उसका यूज करते हैं, उसके बाद उसको पे करते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ठीक है, जैसे नेट कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें क्या है, सबसे पहले हम यूज करते हैं, उसके बाद उसका पे करते हैं, है ना? क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस सर। फिर आपकी आ जाते हैं लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी आपको याद रखनी है कि वो वैल्यूज जिनके बेनिफिट एट ए प्रेजेंट में हम ले लेते हैं बट पे इन फ्यूचर करते हैं। अब कैसे जी? अब याद कर लो कि आपने अपने क्रेडिटर से क्या करा, माल खरीद लिया क्रेडिट पे, तो क्या कर रहे हो, एट ए टाइम प्रेजेंट पे आपने क्या करा, फैसिलिटी ले ली, बट उसको पेमेंट कब कर रहे हो, इन फ्यूचर। ऐसे ही आपने एक लोन ले लिया, तो ये सारी चीजें देखो आपको खुद ही क्लियर होती जाएगी अगर आप सोचोगे तो। कैपिटल, अब कैपिटल में भी आपको साफ साफ दिख रहा है, कैपिटल किसे बोलेंगे, एक चीज ये बताओ सबसे पहले, क्योंकि कैपिटल में आपको ये होता है कि आप बोलोगे कि मोहन है या ऐसे है, बट कैपिटल से आप क्या समझते हो? वो वैल्यू बिजनेस चलाने के लिए। अच्छा, वो वैल्यूज, अच्छा, इसमें सिद्धांत जी ने थोड़ा सा ढूंढा कि वो वैल्यूज, इसमें हमेशा आप ये बोलोगे देखो कि आपका क्लेम ऑफ ऑनर इन बिजनेस ऑफ टोटल ऑफ एसेट्स। ये कहने का मीन्स क्या, अब जैसे मैं एक और पेज लेते हैं जी, इसमें अब मान लो एक ए था, ठीक है, थोड़ा सा सर्कल वहां चला गया, इरेज कर देते हैं इसे। अब मान लेते हैं एक ए था, इसने क्या करा, 5 लाख रुपए लगाए थे, मान लो कब लगाए थे, 1/4/2020 में, बट आज की डेट में जैसे जो 1/7/2021 है, ये क्या हुआ, जो ए का बिजनेस था क्या कर गया जी, ये 50 लाख का हो गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ए की कैपिटल अभी भी 5 लाख है, 50 लाख है? एक ही कैपिटल अभी भी 5 लाख ही है। सर 5 लाख जी, ही है उसकी कैपिटल। 5 ही लाख होगी, क्यों? क्योंकि मैंने इसके बीच में ये नहीं बोला कि उसने एडिशनल कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी या कुछ करा, बट आप बोलोगे 50 है तो 50 होनी चाहिए, जैसे कुछ के आ रहा होगा माइंड में कि क्वेश्चन की 50 ही होनी चाहिए क्योंकि पैसा तो सारा उसी ने लगाया था। नहीं, जब आप देखोगे आप एज ए पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि हम बिजनेस में क्या होता है, एक बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट बनती है ना आपकी, यस तो सर। बैलेंस शीट में क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, तो बस आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, कुछ यहाँ पे लाइबिलिटी होती है और यहाँ पे कुछ एसेट्स होते हैं। अब आपने कहा जब कैपिटल आई थी तो यहाँ मान लो 5 लाख रुपए आ गई जी, ये कैसे लेके आया था, बैंक के थ्रू, तो यहाँ बैंक में 5 लाख आ गया, अभी तो मैच है। अब आपने कहा और बिजनेस चलाने के लिए मैंने क्या करा था कि यहाँ पे लोन भी लिया होगा, फिर किसी से उधार भी, जो सन्डी क्रेडिटर्स है उधार भी परचेज की होगी, यहाँ पे फिर मैंने उस क्या लोन के अमाउंट से कुछ बिल्डिंग, कुछ एसेट्स और फिर डेटर्स को मैंने सेल भी करी होगी, तब जाके मेरे पास क्या हुआ, आगे जाके ये मेरा 50 लाख का जो क्या है पूरी एक बैलेंस शीट बनी, है ना? तो Yes, आपको हमेशा ये Yes, कहना sir. है कि आपका जो 50 लाख की पूरी जो एसेट्स आई है, क्योंकि एसेट्स लायबिलिटी दोनों मैच होती है, तो आप मान लो 50 लाख की जो यहाँ पूरी एसेट्स है, तो इस पे जो क्लेम रहेगा कि क्लेम ऑफ ऑनर इन बिजनेस ऑफ टोटल ऑफ एसेट्स, कितना रहेगा हमेशा, ये जितना उसने स्टार्टिंग के पॉइंट में लगाया था, ये वाली चीज, ठीक है जी। अगर मैं इन केस कहता कि इस बीच इसने क्या करा, 2 लाख रुपए एडिशनल और कैपिटल लाया, या इसको जो हम रेम्युनरेशन आगे जाके या डिविडेंड जो भी मिलता है इसने क्या करा, अपनी कैपिटल में ऐड कर दिया, तो इसकी कैपिटल बढ़ेगी, वरना इसकी कैपिटल हमेशा इतनी ही रहेगी। समझ गए जी? यस सर। अब लास्ट आ जाता है रिवेन्यू पे। अब रिवेन्यू क्या होता है, तो रिवेन्यू आपको याद रखना है कि आपकी वो सर्विस जो आपने सर्विस किसी के लिए रेंडर कर दी, वो आपके लिए एक रिवेन्यू हो गया। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, तो मैंने क्या करा, महीने भर आपको मतलब
इनके जो भी स्टूडेंट रहते हैं उनको पढ़ाया, तो अब मेरे लिए क्या है, मेरी अपनी सैलरी अर्न होगी, है ना, कि मतलब क्या है, सर्विस रेंडर होनी चाहिए, तो वो आपका रिवेन्यू हो जाता है आपके लिए। जैसे मान लो अगर इन केस क्या होता है कि मैं क्या करता है, यहाँ की बजाय कहीं और भी जाके मतलब वहाँ पे प्रोफेशनली पढ़ाने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मान लो महीने के 4 दिन गया, तो उसमें क्या, मैंने 4 दिन जाके अपनी सर्विस दे दी, बट पैसा मेरे को डज नॉट मैटर कि अभी पैसा मिला या नहीं मिला, बट मेरे लिए वो इनकम हो गई कि नहीं हो गई। हाँ जी, yes sir. समझ गए कि रिवेन्यू मीन्स क्या है कि आपने अगर आपकी जो सर्विस है वो रेंडर कर दी उसके लिए, तो एक टाइप से आपके लोग रेवेन्यू जनरेट हो चुका है, क्योंकि आपको पता है आपकी अकाउंटिंग किस बेसिस पे मेंटेन की जाती है। कौन बताएगा ये क्वेश्चन, ये आपका 11th का क्वेश्चन है। प्रॉफिट बेसिस पे। एक्रूवल बेसिस पे। हाँ, ये आंसर आया कि आपका देखो प्रॉफिट बेसिस तो देखा जाता है सिद्धांत जी, बट दो चीज आपकी चलती है कि जो आपका बिजनेस आपका किस बेसिस पे मेंटेन किया जाता है, आपका दो बेसिस है, कैश जो आप देख ही रहे हो, फिर एक होता है एक्रूरल बेसिस पे। क्यों? क्योंकि क्या है, कोई भी चीज जब आप किसी से परचेज या पेमेंट या रिसीव करो तो एट ए टाइम नहीं होती है। बिजनेस में क्या होती है, जैसे आपने किसी डेटर को सेल कर दी, फिर आगे जाके इन फ्यूचर में पेमेंट रिसीव कर दो, किसी क्रेडिटर से परचेज कर ली, इन फ्यूचर में जाके पे कर दो, तो एक्रूअल बेसिस पे आपकी ज्यादातर अकाउंटिंग चलती है। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे दोबारा वापसी अपने बैंकिंग का कॉन्सेप्ट पे। तो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर? यस सर। ठीक यस है, सर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो? क्योंकि अब चलने वाले नहीं। टैली पे, क्योंकि टैली पे हमें कैसे उसकी बैंक मेंटेन करने, बट उससे पहले एक चीज और, एक चीज तो रह ही रही थी आपकी अभी। जैसे हम आते हैं 5वें पेज पे, यहाँ से अब आप जब मार्केट में जाओगे ना, जैसे आप अभी बढ़ रहे हो, आगे जाके आप मार्केट में अकाउंटिंग करने जाओगे, क्योंकि आप क्या कहलाओगे जी, अकाउंटेंट। तो आपने कहा जब आप मार्केट में उतरे, जैसे कहीं पे आप जॉब करने गए या मान लो आपको जॉब मिली, तो आपको दो टाइप की कंपनीज मिलेगी, ये दो टाइप के बिजनेस जो आपके इस टाइप से मेंटेन कर रहे होंगे। जैसे हम मान लेते हैं कंपनी ए और यहाँ पे कंपनी बी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब कंपनी बी क्या है, तो आप लोग यहाँ पे क्या बैठे होगे, इन दोनों कंपनी के आप किसी जो भी एज्यूम करना चाहते हो कि आप जिसके भी अकाउंटेंट बनना चाहते हो, अब वो आपके हाथ में है, और जोन सी कंपनी आप सेलेक्ट करो, तो यहाँ पे आप क्या रहोगे, अकाउंटेंट। आप हो अकाउंटेंट जी। ठीक है, तो आप अकाउंटेंट हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे मैंने कहा कंपनी ए, यहाँ का जो अकाउंटेंट है क्या करता है जी, अपने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है। अब रिकॉर्ड कैसे है जी, आपको पता है, जो डे बाय डे आपकी ट्रांजैक्शन होती है वो रिकॉर्ड करता है प्रॉपर तरीके से, चाहे वो कॉन्ट्रा हो, चाहे पेमेंट हो, चाहे आपकी सेल हो, चाहे परचेज हो, या कुछ डाटा इसको नहीं भी मिलता है, तो ये क्या करता है, अपने सीनियर से या अपने ओनर से कांटेक्ट करके क्या करता है, वो डाटा बोलता है जी मेरे को प्रोवाइड करो, वरना क्या हो रहा है, अकाउंट में क्या हो रहा है, मिसमैच खड़े हो जा रहे हैं। ठीक है, और एक अकाउंटेंट होता है जी बी का। बी कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो क्या करता है जी, वो सिंपल जो डाटा उसको मिला वो टैली बोल दो, ये जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है वहां पे वो रिकॉर्ड कर देता है जो भी उसको मिल रहा है, या मान लो उन्होंने दे दिया या उसको मिल गया, या जो डेली रूटीन में डे बाय डे अगर वो करता है वो उसको रिकॉर्ड कर देता है। तो इस टाइप से दोनों डाटा मेंटेन कर रहे हैं। तो इस कंपनी का जो सीए है वो कहता है जी अब कंपनी क्या आ गई, इनकम टैक्स की डेट आ गई रिटर्न फाइल करने के लिए, या मान लो जी आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स, आप इनकम टैक्स की रिटर्न पे मत जाओ, बुक ऑफ अकाउंट्स पे आओ, इसको हमें क्या करना है, फाइनल करना है आपके बुक को। तो उसने क्या बोला, आपने सारे रिकॉर्ड देख लिए, सेल परचेज ये सब देख लिया, अब बोला कि क्या करो, आपने बैंक रिकंसिलिएशन करा है? ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने बोला जी मैं तो क्या करता हूँ, सारे प्रॉपर रिकॉर्ड मेरे पास
मेंटेन है, और प्लस मैं मंथली बेसिस पे बैंक रिकंसिलिएशन करता रहता हूँ जी। फिर इसका सी भी बोला जी, इससे मतलब इसका सी आके बोलता है जी आप हमारी बुक क्लोज करनी है, तो ये बोला ठीक है जी। ये गया, मतलब इसके बाद सी आया, बोला जी आपने क्या करा, बुक में सारा डाटा मेंटेन कर रखा है। इसने बोला अरे नहीं सर, कुछ तो डाटा भी रह रहा है, या कुछ अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, या कुछ पेमेंट अधूरी रह रही है, या कुछ रिसिप्ट अधूरी रह रही है। तो उसने बोला आप बैंक रिकंसिलिएशन किया आपने? तो इसने बोला सर बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है जो मैं करूंगा। तो आप इन केस में कौन सा अकाउंटेंट बनना चाहोगे? सर ये है अच्छा बी ठीक बनना है, है। बी बनना है। कौन कह रहा है बी बनना है? बी नहीं बनना सर। अच्छा अच्छा, बी नहीं बनना, अच्छा ठीक है। नहीं मेरे को लगा कि मतलब बी देखो अकाउंटेंट सारे अच्छे होते हैं, बट उसको क्या है आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके ऊपर भी होती है। ये नहीं कि सीधा आप सोचो कि वहां आप जाओ और सारे काम आपको हाथों हाथ मिलेंगे, नहीं, कुछ चीजें आपको खुद से वो चीजें निकालनी पड़ती है। जैसे डाटा आपका कंपनी का, जैसे मान लो किसी चीज का भी काम है, आप जब जाओगे तो वहाँ समझ ही जाओगे हाँ इस चीज का काम होता है, ऐसे ऐसे पेमेंट आती है, ऐसे रिसिप्ट आती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको क्लियर नहीं है तो आप क्या करोगे, अपने सीनियर या अपने ओनर से डिस्कस करोगे, नहीं करोगे, या खाली आपके पास जो डाटा मिला वो चढ़ाया और बात खत्म, ऐसा करोगे? नो सर। नो सर। नहीं ना, तो आपको ऐसा करना भी नहीं है। मैं भी यही सलाह दूंगा आपको कि आप क्या करना कि आप एज अ ए कंपनी के जो अकाउंटेंट हो, जैसे कुछ पेमेंट आपको नहीं पता चल रही है तो आप क्या करो, अपने ओनर से जाके बोलोगे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दे दो सर, ये तो कह सकते हो। ये वॉइस बंद करो। हाँ जी, तो देखो इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। ये प्रॉपर तरीके से अपने रिकॉर्ड रख रहा था, सेल परचेज पेमेंट रिसिप्ट। अगर कुछ चीजें इसको नहीं भी मिल रही थी तो ये क्या कर रहा था, अपने सीनियर से, कलीग से या ओनर से बात करके, या उनसे कहते हैं उनसे डाटा प्रोवाइड करके। जैसे पेमेंट या रिसिप्ट कुछ पता नहीं चलती, जैसे आप भी जाओगे एज अ कंपनी काम करने, जैसे मैं भी गया था, तो मेरे को भी कुछ पेमेंट रिसिप्ट मेरे को नहीं पता चलती। क्यों? क्योंकि जो आपका ओनर होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगी या आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी, ये बताओ। ओनर के अकाउंट में। ओनर के अकाउंट में अरे होगे ना, ओनर और के। ओनर ही पे कर रहा होगा, तो आप क्या करोगे, उससे सिंपल सी बोलोगे अपनी बैंक स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे मेरे को दे दो। जिससे क्या रहेगा, आपका काम हैम्पर नहीं होगा। या वरना कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है, मंथली तो कराती है, कुछ ऐसी होती है जो सालों तक नहीं कराती अपनी बैंक रिकंसिलिएशन। उनको बस ये दिखता है कि मेरे पास पैसा आ गया, पैसा चला गया, बस बहुत ठीक है। बट जब आगे जाके ना, जब बुक क्लोज होती है या बुक फाइनल करोगे या आगे जाके अपनी रिटर्न फाइल करोगे, तो उस समय आपको ये सारी चीज मैच करनी होती है। क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि एज पर बैंक में कितना पैसा आया और एज पर जो बुक में हमारे पास कितना पैसा आ रखा है, ये कितना एक्सपेंसेस है। क्योंकि क्या होगा, अब मान लो आपके अकाउंट में पैसा आ ही जा रहा है बट आप अपने कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसमें चढ़ा ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा आपका कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं है। तो आपका सीए आके बोलेगा ये बुक तो क्लोज तभी होगी जब आपका बैंक रिकंसिलिएशन या मैच होगा। क्योंकि जब भी आपकी रिटर्न जाती है तो सारी चीज मैच की जाती है आपकी, ठीक है। तो क्या होगा जी इस केस में, ये तो रिकंसिलिएशन ए बड़ी इजीली कर लेगा ना, बी वाला रूल। और बी को थोड़ी डिफिकल्टीज आएगी। तो मैं अब देखो दोनों केस, अब ये वाला केस तो देखो हम करेंगे बाद में, सबसे पहले ये वाला हम करेंगे, सबसे पहले बी वाला, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज के केस यही आते हैं आपके पास। क्योंकि ए में अगर आप बैठोगे, आपने डाटा मेंटेन कर रखा, तो रिकंसिलिएशन में दिक्कत होगी। नो सर। अगर आप बी में हो और बी में क्या हुआ, या मान लो बी में क्या ए में भी हो और ए में भी कुछ पेमेंट वेमेंट आई है बट आपको नहीं पता, तो आपके पास वो स्टेटमेंट भेज दे रहा है। जैसे मेरे पास यहाँ पे स्टेटमेंट मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, बट आपको क्या कर रहा है इस स्टेटमेंट में भी, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। इस स्टेटमेंट में देखो, कहीं कहीं तो आपको पता है किसको आप पे कर रहे हो, कहीं कहीं कुछ भी पता नहीं चलेगा कि किस चीज की पेमेंट है और क्या चीज की आपकी रिसिप्ट है। ठीक है, देख रहे हो? हाँ जी, दिख रहा है ना आपको कि बस खाली क्या लिखा है, डेबिट जीपीआर रेंट या बाय ट्रांसफर एनईएफटी ऐसे ऐसे करके। यहाँ पे तो मानसी दिखा रखा ठाकुर, वरना आगे जाके देखोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। कुछ जगह कुछ लिखा भी होगा तो बट आप कैसे उसको मान सकते हो, है ना? हाँ जी। यस सर। तो उस केस में क्या करना होगा हमें, आपको याद हो अगर आप 11th 12th में जो चीज करते थे, सस्पेंस अकाउंट बनाते थे हम। यस सर।
कि अगर आपको याद हो कि हम क्या करते थे कि हम 11th-12th में बैलेंस शीट में जहाँ पे मैच नहीं होता वहां पे सस्पेंस अकाउंट दिखा के बैलेंस शीट को फाइनल मतलब बता देते हाँ बुक मतलब हमारे बैलेंस शीट का आंसर मैच हो गया। बट प्रैक्टिकली है जो प्रैक्टिकली आप करते हो उसमें क्या रहता है आपका कि आपको सस्पेंस आप पहली चीज ये बताओ अभी तक जो हमने टैली पे काम किया उसमें बैलेंस शीट में जाके कुछ काम कर रहा था? नो सर। नहीं ना, मैं क्या कर रहा था सारी एंट्रीज कर रहा था। तो मेरे को ये सस्पेंस कहाँ बनाने होंगे? एंट्रीज में, क्योंकि वो मैनुअल डाटा था जो हम 11th-12th ग्रेजुएशन करते थे। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे हम करते हैं प्रैक्टिकली अपने सॉफ्टवेयर पे सारा डाटा। तो हमें क्या करना होगा अगर इन केस आपकी जो जी बैंक स्टेटमेंट आपके पास आपको मिली है उसमें कुछ आपकी पेमेंट होगी, कुछ रिसिप्ट होगी और कुछ आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, जैसे मान लो आपने खुद आपने जमा कराया ये सारी चीज। तो इसमें क्या होगा इन्हीं 3 वाउचर्स की एंट्री होगी सबसे पहली चीज। और प्लस इसमें क्या रहेगा आपका कुछ आपको नोटिफाई नहीं रहेगी कि किसको पेमेंट करो किसको रिसीव करो। तो उसको हम क्या बताएंगे उस समय, क्या बताएंगे जिसे हम उस टाइम सस्पेंस। सस्पेंस। और सस्पेंस हम इसलिए किस लिए बता दें सस्पेंस, अगर हम चाहे हम तो ये एंट्रीज रिकॉर्ड ही ना करें। तो ऐसा करने से क्या होगा मिसमैच सर। मिसमैच और कोई प्रॉपर रिकॉर्ड भी तो नहीं होगा। क्योंकि मान लो कोई बच्चा कहे कि मेरे को समझ ही नहीं आ रही तो मैं एंट्रीज कैसे कर दूं। ये हमें एंट्रीज इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आगे जाके भी हमें करनी है। अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो बट उसको हम एंट्रीज कर देंगे एज ए सस्पेंस दिखा के। और इस सस्पेंस को हम क्या करेंगे आगे जाके क्लियर करेंगे। क्लियर करेंगे। आप बोलोगे सर जब ये स्टेटमेंट में हमें पता नहीं चल रहा तो हम इसको क्लियर कैसे करेंगे? सीनियर जी सर, कैसे करेंगे? अपने सीनियर से हाँ पूछ के। अपने जो आपका सीनियर है या मान लो सीनियर नहीं सीधा ओनर से बातचीत है आपकी तो आप सीधा ओनर के पास जाओगे। और क्या करोगे आप ओनर के पास भी ऐसे नहीं जाना, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ क्या करते हैं मान लो एक एंट्री में एरर आया वो चल दिया वहां जाके। अब ओनर भाई इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है तो उसके पास टाइम थोड़ा ना है कि आपकी एक एंट्री बताएगा फिर आप जाके 10 एंट्री और पास करो, फिर एक एंट्री में डाउट आया फिर आप चले गए वहां पे पूछने। तो ऐसा करेगा कोई? नो सर। नहीं सर, सस्पेंस नहीं पूरा जी, क्रिएट कर लो उसके बाद एक बार में जाके क्लियर करवा। लेजर निकालेंगे ना उस पार्टी का, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। सर लेजर चेक करेंगे। हाँ जो आपके सॉल्यूशन बताया बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन बताया आप दोनों ने, विकास जी अभिलाष जी और प्रदीप जी, कि आपका क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे। क्योंकि कुछ होता है कि मतलब ये इसलिए समझा रहा हूँ ये पॉइंट क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं मेरे पास एक दो ऐसे डाउट आए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो मेरे को प्रैक्टिकली पता चले वो चीज़ इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ पहले से कि अगर इनकेस आपसे भी गलती हो तो आप वो ना करीजिए। तो आपको क्या करना होगा जो जो आपने सस्पेंस अपनी बुक में बना रखे आप उसका क्या करो लेजर निकाल लो जी। जिससे क्या रहेगा कि आप ओनर के पास जाके एक टाइम मांग लोगे उससे और बोलोगे जी सर हमारे सस्पेंस खड़े हैं। जिससे क्या होगा उसको समझाना है, ये नहीं कि आप जाके बोलो सर ये सस्पेंस से क्लियर कर दो। अब उसको अकाउंटिंग आती होती तो वो आपको हायर करता, ये बताओ। अगर उसको अकाउंटिंग आती और वही ये सारी चीज कर लेता तो वो आपको हायर करता वो? नहीं। वो किस लिए कर रहा है क्योंकि ये सारी चीज आप उसको प्रॉपर बना के दो। जितना आप अच्छे तरीके से उसके अकाउंट्स मेंटेन करोगे उतना अच्छी सैलरी और उतना अच्छा प्रमोशन मिलेगा जी आपको। तो आपको क्या करना होगा कि जो ये सस्पेंस है आप उसको समझाओगे सर ये हमारी सस्पेंस है जो कि मतलब हमारी पेमेंट रिसिप्ट जो जो बैंक में नहीं पता चल रही है तो ये सस्पेंस आपको क्लियर करना होगा। वरना क्या होगा आगे जाके जब हम बुक फाइनल करेंगे अपनी इस ईयर की तो उसमें डिफिकल्टीज आएगी और हमारा सीए फिर हमें बोलेगा तो वो फिर समझेगा इस बात को। क्योंकि क्या होता है जब तक आप उसको समझाओगे नहीं सामने वाले पर्सन को तो उसको भी कैसे पता चलेगा। वो तो बोलेगा मैंने स्टेटमेंट दे दिया यार अब मैं क्या सस्पेंस क्लियर करूँ, कुछ कुछ ऐसे ही बोल देंगे आपसे। बट आप उसको इस चीज समझानी है आपको कि सर ये सस्पेंस जब तक क्लियर नहीं होंगे आपके आपकी बुक फाइनल में आगे और रिटर्न्स में दिक्कत आएगी जी। ठीक है तो आप समझ गए ना कि ये सस्पेंस कौन बनाएगा, कौन क्रिएट करेगा, कौन क्लियर कराएगा और कैसे क्लियर करना है। क्लियर यहाँ तक? यस सर।
ठीक है, अब आ जाते हैं जी टैली पे वापसी, और इस कंपनी को हम करते हैं बंद, क्योंकि आज हमारी जो कंपनी रहेगी कौन सी रहेगी, जो हमारी स्टेटमेंट जो हमने ले रखी है। तो कंपनी शटडाउन कैसे करेंगे प्राइम पे, देखिए कौन कौन शॉर्टकट की पढ़ रहा है या यूज कर रहा है। और ऑल्ट F3 ऑल्ट F3 कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, क्रिएट सेलेक्ट, बट अभी यहाँ पे बंद नहीं हुई। कंट्रोल कंट्रोल F3 बिल्कुल करेक्ट है, कंट्रोल F3 करना होगा आपको, या वरना अगर ऑल्ट F1 ERP की याद हो आपको, ऑल्ट F1 करते हो तो करेगा, बट आपसे बोलेगा कि ये बताएगा आपको टैली प्राइम कि आगे से याद रखना जी क्या शॉर्टकट की है। कंट्रोल कंट्रोल F3। हाँ जी, कंट्रोल F3 है, आगे से भूलना मत इसे। ठीक है, ये मैं भी बता रहा हूँ आपको और ये टैली भी बता रहा है। ठीक है, कि आगे से कंट्रोल F3 करना। ये शट के लिए पूछेगा, क्योंकि क्या है जितनी कंपनीज ओपन होगी उसमें बस आपको एंटर करना होगा ये कंपनी शट डाउन। आज हमें क्या करना है, कंपनी नई क्रिएट करनी है, और कौन सी कंपनी क्रिएट करनी है तो हमारी स्टेटमेंट में हम देखेंगे हमारी जो जेपमैन टेक्नोलॉजी है जी, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पेस्ट, देन एंटर करके यहाँ पे जो इसका एड्रेस दे रखा है तो हम इसका एड्रेस प्रॉपर बताएंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट एड्रेस है इसका जो आपके, तो यहाँ पे पेस्ट, फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली दे रखा है तो इसको न्यू दिल्ली, कॉपी कंट्रोल V, और यहीं पे इसका पिन कोड बता देना आपको, फिर यहाँ पे दिल्ली। बाकी चीजें आपकी और चीजें आपको मिलेगी, क्योंकि क्या है अभी हम क्या कर रहे हैं सीधा स्टेटमेंट क्लियर कर रहे हैं। और इसमें देखो एक चीज और, इसमें डाटा कब का है, 21 का सर। 2021 का सर। हाँ जी, क्योंकि आपको देखो ये तो दिख रहा होगा फाइनेंशियल ईयर की 21 है, बट ये 21 का नहीं, क्योंकि आपको पता है 21 आपके अकाउंटिंग में तो फाइनेंशियल लिया जाता है 1 अप्रैल से 31/3, तो ये 31 मार्च 2021 हो का। गया सर। हाँ, तो इसका फाइनेंशियल ईयर हमें कौन सा रखना होगा, 1/4/2020। ठीक है, और बिगनिंग भी यही रहेगी, तभी आप एंड की डेट डाल पाओगे। बाकी अगर पासवर्ड लगाना तो लगाना, वरना एंटर करके सेव। सेव करने के बाद ये मेरी कंपनी कंप्लीट, यहाँ पे जीएसटी पूछ रहा है तो मैं जीएसटी को अभी नो कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी जीएसटी के साथ कुछ नहीं करना है, इसे नो कर दिया, इसको सेव। ये कंपनी क्रिएटेड है, और मैंने कहा जी यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये स्टेटमेंट, ये लेजर, ये सारी चीज है। तो आपको देखो पहले क्या होता था, F11 F1 करके हमें अनेबल करना पड़ता था बैंकिंग से रिलेटेड, बट आपके वो बाय डिफॉल्ट अब वो सारे फंक्शन आपके अनेबल होते हैं बैंकिंग के, आपको कुछ नहीं करना, ऑलरेडी सारे अनेबल, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते थे पहले वहाँ अनेबल करो ये करो, इसलिए टैली प्राइम ने इसको हटा ही दिया, बोला ऑलरेडी सारी चीज अनेबल है, बस आपको क्या करना है यहाँ पे आके एक बैंक का लेजर बनाना है, उस लेजर में डिटेल बतानी है। ठीक है, और एक चीज ये समझा दूं मैं, जो स्टेटमेंट है, अब स्टेटमेंट में पता है क्या, जो आप पार्टी से पेमेंट एंड रिसिप्ट कर रहे हो, तो उस केस के लिए हमें इसकी बुक ऑफ अकाउंट की मार्च की पूरी सेल एंड परचेज चढ़ानी पड़ेगी, बट उससे क्या होगा बैंकिंग का कॉन्सेप्ट और बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको इग्नोर रखा है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है सर। क्योंकि वो हम सोच रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी चढ़े हुए हैं और ऑलरेडी उस बेसिस पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम इसलिए बैंकिंग की सारी ट्रांजेक्शन पे फोकस कर रहे हैं। वरना क्या होगा कि आपको इस मंथ की सबसे पहले टैली प्राइम पे उसकी सारी परचेज सेल चढ़ानी होगी, उसके बाद पेमेंट रिसीव करोगे तो पूरी न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट जाएगी, बट अभी मैं सारी चीज ऑन अकाउंट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सेल परचेज में रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए ना yes आप sir लोग। हाँ जी, तो आप देखो सबसे पहली चीज आती है कि बैंक का लेजर, तो हम लेजर यहीं बना लेंगे, लेजर पे जाके कि कौन सा बैंक जी आपका, तो एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक, यहाँ किस में जी, अंडर बैंक अकाउंट में, देन एंटर करके यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, तो एक बार इसको बंद कर दे रहे हैं जी, वो नई साइड में आ रहा है। फिर बैंक कोडिंग में क्या जाते हैं? क्या चीज कह रहे हो, फिर बैंक कोडिंग में क्या चीज जाता है? जैसे अभी बैंक अकाउंट आपने बनाया है एसबीआई बैंक, हाँ हाँ, तो एसबीआई देखो ना तो स्टेटमेंट कहाँ की है। दिल्ली की है। ठीक है, ये एसबीआई की, इसलिए मैंने एसबीआई बनाया, मैं हर बार एसबीआई इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ज्यादातर स्टेटमेंट एसबीआई की रहती है, बट आपके पास जो जिस अकाउंट का होगा वो क्रिएट करोगे। ठीक है, तो इसमें देखो इसका अकाउंट नंबर यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट कर लो,
तो कॉपी, या आप सीधा यहाँ 0 से बाद का भी नंबर लिख सकते हो, बट मैंने कहा पूरा दे ही रहा है तो यहाँ 5 लगा दे रहे जी खुद, क्योंकि कॉपी नहीं हुआ था। फिर यहाँ पे आते हैं आईएफसी कोड नंबर। तो आईएफसी कोड नंबर देखो यहाँ 10 डिजिट का देता है, क्योंकि ट्रांसफर के टाइम में आपको ये चाहिए होता है, और बैंक भी कह रहा है जी प्रॉपर लिख लो, जिससे कि आपके टैली में मेंटेन रहे। फिर यहाँ पे पूछेगा आपका स्विफ्ट कोड, आपका कुछ आपका जैसे चेंजेस कोड है तो उसको अभी कोई लेने देना नहीं है। आप यहाँ जाओ सीधा बैंक नेम। तो बैंक नेम में जैसे ही मैं इंटर करा तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे सारे बैंक आ गए, बट आपकी टैली पे नहीं आएंगे, क्योंकि वो एजुकेशन मोड होगा, ये लाइसेंस पे शो करेगा सारे। ठीक है, तो आपको यहाँ सर्च करना है स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया वाला। तो आप एरो से जाके इसको सेलेक्ट करते हैं। या ब्रांच पूछेगा तो ब्रांच जहाँ की भी होगी, जैसे यहाँ इसमें दे रखा है कहाँ की ब्रांच है, मानसरोवर गार्डन, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे कोड के साथ। इन केस कभी कोड चाहिए होगा तो आप बता सकते हो। फिर ये आ गई कॉन्फ़िगरेशन शीट आपकी, यहाँ देख रहे हो कि सेट एंड ऑल्टर रेंज ऑफ चेक बुक। अभी चेक बुक क्या है, अब जैसे देखोगे कि यहाँ स्टेटमेंट में अगर आपके पास कोई चेक इशू होगा तो यहाँ पे उसका चेक का नंबर आ रहा होगा। जब अगर आप मतलब आप कभी इशू कर रहे हो या कभी आप रिसीव करो तो उस पार्टी का चेक का नंबर आएगा। बट अभी हम चेक बुक को इग्नोर कर रहे हैं, सॉरी, चेक बुक को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चेक का सीक्वेंस हमें पता रहेगा। ये बताओ कि हमने कौन सा चेक किसको इशू करा। नो सर। जब हम एज वहाँ पे कंपनी में जाके इसको पूरा मेंटेन कर रहे होंगे तो तब हमारे पास चेक बुक होगी, तो उस समय हम बता सकते हैं कि चेक बुक रेंज क्या है। और ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। अगर आपको फिल करनी होगी तो कैसे फिल करोगे, जैसे मैं अभी आपको शो करा दे रहा हूँ कि आप इसको यस करोगे तो यहाँ पे बस चेक का स्टार्टिंग नंबर, एंड का नंबर, चेक बुक में कितने नंबर ऑफ कॉपीज है वो बताने। तो अभी हम इसको नो रख रहे हैं। यहाँ के बताएंगे अनेबल चेक प्रिंटिंग, अगर आप इसकी चेक की प्रिंटिंग चाहते हो तो इसको भी हम नो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जाके जो चेक की प्रिंटिंग होगी, अगर आप टैली से चाहते हो तो टैली से प्रिंट होगा, बट आपको चेक आपके बैंक वाला ही लगाना कि आप सोचो कि चेक ये प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो अभी इसको हम नो करके ऑटो रिकंसिलेशन कुछ नहीं कर रहे, सेव कर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी देखो और ऑप्शन, जैसे मैं यहाँ पे यस करता हूँ तो 2 ऑप्शन और थे, इसको मैं अभी आगे दिखाऊंगा जब नेक्स्ट वाली क्लास में, जब हम देखेंगे कि हमारी परचेज सेल ऑलरेडी रिकॉर्ड है, उसके बाद हम मतलब उसकी बैंक रिकंसिलेशन करता है। अभी हम सीधा डायरेक्ट वो कर रहे हैं तो इसको नो करके हम सेव कर दे रहे हैं। तो ये बैंक का लेजर बन गया, बट इसमें एक सर ओपनिंग बैलेंस, हाँ ओपनिंग वही बैलेंस बिल्कुल जी, ओपनिंग बैलेंस। तो मैंने कहा मैं इस सीट से बाहर नहीं जाना चाहता, तो कौन बताएगा मैं उसको कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। पेजअप कर लो सर। पेजअप करके, हाँ जी, सबसे पहला एक लॉजिक है पेजअप। अगर सेकंड अगर आप पेजअप का भी भूल जाते हो तो ऑल्ट जी याद रखना, और फिर ऑल्टर मास्टर में जाके नीचे देखो, और ये एसबीआई बैंक, और यहाँ से भी ठीक कर सकते हो ये, वरना पेजअप का वो तरीका तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैलेंस है, तो कितना बैलेंस है हमारा, तो बैलेंस है इस पर एक को कितना है जी आपका 300 रुपये थे समथिंग इनके अकाउंट में, तो यहाँ पे कर देते हैं और उसको इंटर करके ठीक है जी। ये हो गया बैंक का लेजर। अब बात करते हैं हमें इंक्रीज कैसे करनी होगी। अब जैसे देख रहे हो कैश डिपॉजिट, डिपॉजिट सेल्फ करके दिखा रहा है। ठीक है, अभी आपको पता चल रहा है कि सेल्फ डिपॉजिट है। सेल्फ डिपॉजिट मीन्स क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री। क्योंकि क्या है जी, आप सेल्फ डिपॉजिट कराते हो तो कॉन्ट्रा होती है। अगर आगे जाके जैसे ये देख रहे हो कि इस, और कॉन्ट्रा में क्या है, क्रेडिट। क्योंकि क्या है, आपने डिपॉजिट कराया तो आपको पता है आपके यहाँ चेक करना होगा कि आपको क्रेडिट दिखाएगा वो, अगर आप पे करोगे तो डेबिट दिखाएगा। ठीक है, तो अब देखो 1 तारीख को हमने क्या करा, कॉन्ट्रा मतलब बैंक में 1 लाख रुपए जमा करा दिए। तो हम चलते हैं टैली पे और जल्दी से यहाँ से बाहर आते हैं और कहाँ चलाते हैं, सीधा पहले वाउचर्स में। ज़्यादा शॉर्टकट वहीं से हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है इंक्रीज करने जाना है। तो यहाँ पे हम F4 करेंगे, F2 करके देखो कौन सी डेट में हम अभी 2021। ठीक है, सर स्टेटमेंट। हाँ जी, सर, ये जो आपकी टैली में डीआर और सीआर जो पहले आता है उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है सर, जो आप लेके आते हो? यार आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल एच करोगे तो यहाँ पे सिंगल इंटी मोड आपके पास अभी ये आ रहा होगा। ठीक है सर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल एच करना है, डबल इंटी मोड के पास एंटर कर देना है। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट मीन्स क्या आपका कैश।
और एंटर करके अभी नेगेटिव जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी इसमें कंपनी में कुछ डाटा नहीं है इसलिए, वरना आप उस कंपनी में डाटा रहेगा अगर आप करोगे तो कभी नेगेटिव नहीं जाएगा ये, ठीक है। तब इसको इग्नोर करना, इस चीज को बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, क्योंकि कुछ बच्चे या किसी को क्वेरी आ जाती है कि क्या है कि ये नेगेटिव क्यों जा रहा है, तो नेगेटिव इसी रीजन से जा रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसको एंटर करके आपसे यहाँ पूछेगा, देखो बैक स्पेस करोगे तो यहाँ दिखाएगा कैसे कैसे आपके पास आया, तो मैंने कहा यहाँ पे क्या है, कैश है, ठीक है, क्योंकि अभी कैश था ही आपका। और एंटर करके इसको सेव कर दोगे। ये आता है कैश डिनोमिनेशन, मीन्स क्या कि कैसे आपने डिपॉजिट और कैसे इसमें कैसे कैसे आपके नोट्स थे, सारी चीज। तो अगर आप नहीं बताना चाहते तो आप सेव कर सकते हो, वरना आप इसमें बता सकते हो कि आपके 2 लाख के कितने नोट थे, आपके 50, 50। ठीक है, या वरना आपके 500 के, क्योंकि 1000 के अभी नहीं लाई आपकी गवर्नमेंट। फिर यहाँ पे बैंक नेम अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता अपने बैंक में डालो तो इतनी डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। नरेशन आप दिखा सकते हो, वरना आप लोग बताना, मैं अभी सेव कर दे रहा हूँ। फिर आपकी अगली एंट्री, अब अगली एंट्री देखो क्या है, 3 तारीख को कह रहा है जी, क्या ट्रांजेक्शन डेट देखनी है आपको कि 3 तारीख को ट्रांसफर कर रहे हो NDPL, तो आपको पता चल जाएगा बिजली का कुछ समथिंग होगा, बट आपको अभी NDPL कर गए नहीं कि आप यही बना दो। अगर आपको 1% भी डाउट लगता है कि मेरे को क्लियर नहीं है, अगर 1% भी आपको डाउट लगता है कि मेरे को पता नहीं चल रहा कि ये पेमेंट किसको गई है, तो आप किसी से भी बिना पूछे आप क्या करोगे, इसे क्या दिखा दोगे, सस्पेंस। सस्पेंस में। कहाँ पे जी, तो F2 करके सबसे पहले 3 तारीख आपकी, और यहाँ पे आके F5 में, यहाँ पे कोई लेजर नहीं है मेरे को पता है, खुद बनाना पड़ेगा, तो सस्पेंस, सस्पेंस अंडर किस में जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। हाँ जी सस्पेंस अकाउंट, और देन इसको एंटर करके सेव। सेव करने के बाद कितने का है सस्पेंस, तो यहाँ देखोगे जो पेमेंट जा रही है 2720, तो 2720, देन एंटर करके यहाँ पे किससे, SBI बैंक आपका। देन यहाँ पे आप देखोगे चेक दिखा रहा है, तो आप स्पेस करोगे, अगर आपकी क्या है ट्रांसफर होगी तो यहाँ पे ई ट्रांसफर दिखा देना और कुछ नहीं करना, या वरना आपका अदर दिखा देना, क्योंकि इसने अब मोड ऑफ पेमेंट आपको कम दे दिए हैं, जिससे कि आपको जो मेनली यूज होने, ठीक है। पहले बहुत सारे दे के रखता था, तो यहाँ आप दिखा सकते हो अकाउंट की डिटेल कि किस मतलब कौन सी क्या चीज़ आपकी, कैसे सस्पेंस किस पार्टी का क्या चीज़, बट आपको इतनी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बस आपका क्या होगा, आगे अगर कोई चेक होगा तो चेक की रेंज खुद उठाता है, वो आगे आगे मैं आपको दिखा दूंगा। देन एंटर करके ये चीज़ पता है क्या है, जो ये दिखा रही है ये होती है, जैसे पार्टी का मैंने आपको दिखाया होगा कि पार्टी में भी एक बैंक अकाउंट आ रहा होता है, याद हो आपको, जब एक पार्टी का लेजर था। अगर मैं ऑल्ट जी करके देखो बना के दिखाता हूँ, सॉरी मैं क्रिएट पे चला गया क्या, मैं ऑल्ट जी करके या क्रिएट मास्टर लेजर, ऐसे एक राम बना रहा हूँ मैं, एज्यूम आपको समझाने के लिए। मैंने कहा सन्वी क्रेडिटर ले रहे हैं क्योंकि पे कर रहे हैं हम। यहाँ पे आप देख रहे थे, जैसे मैं इधर आके यहाँ पे बैंक डिटेल ये देख रहे हो, यस सर। आप इसको यस करके आप कैसे इसको पेमेंट कर दो, चेक से ई फंड, तो यहाँ इसका अकाउंट नंबर ये सब पूछ लेगा। तो यही चीज क्या होगा, जब आप ये बताते हुए चलोगे तो यहाँ पे जब आप ये इंक्रीज करो तो यहाँ ऑटो फिल होता रहेगा। बट ज्यादातर लोग इसको नहीं करते, आप भी मत करना, क्योंकि क्या है आपका इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आपको अपनी डिटेल बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में कराते होंगे तो आप जरूर बताना, फिर आप किस में, आप बोलोगे बार बार यहाँ बताए नहीं, आप एक बार लेजर में डाल देना उसके, तो वो ऑटो फिल कर देगा यहाँ पे। अभी सस्पेंस है, सस्पेंस में कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे इग्नोर, ठीक है, और इसको सेव। फिर ऐसी अगली एंट्री आप देखोगे कि अगली एंट्री कह रहा है कि ट्रांसफर बिल जल करके डेली पेमेंट, तो ऐसे करके मतलब वाटर का समथिंग आपको, मतलब अगर आप अकाउंट्स की लाइन में हो तो आपको पता चलता रहेगा। बट उसके बाद अगर नहीं कंफ्यूजन है तो आपको कुछ नहीं करना, 973 रुपये आप कौन सी डेट में, 3 तारीख को ही सस्पेंस में यूज चढ़ा दोगे 973 रुपये। अगर आपको पूरी स्टेटमेंट समझ नहीं आती है तो पूरी स्टेटमेंट आप सस्पेंस में चढ़ा दो, कोई गड़बड़ नहीं है, बट आगे जाके सस्पेंस क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करके कि फंड ट्रांसफर, जैसे आप देख लो ट्रांसफर है, और एंटर करके सेव। फिर ऐसे अगली एंट्री देखोगे आप कि क्या है, ट्रांसफर टू कुछ समथिंग नहीं दिखा रहा, 10,000 रुपये है 3 तारीख को, तो कुछ नहीं देखना आपको, 3 तारीख को सस्पेंस में 10,000। फिर ऐसे बैंक से आप दिखा दोगे चेक की जगह, आप अगर मोड ऑफ पेमेंट करेक्ट रखना चाहते हो ई फंड ट्रांसफर, वरना कोई इसको नहीं इग्नोर करता तो इसको चेक भी रहने देता वो। फिर आप अगली देखोगे ऐसे 300 रुपये अब आपको क्या है यहाँ पे रिसीव हो रहा है, बट क्या कह रहे हो UPI हुआ है, तो ये भी ऑनलाइन ट्रांसफर है आपका, 3 तारीख को, कुछ नहीं पता
तो हम क्या करेंगे, क्या है ये क्रेडिट हो रहे हैं, तो हम F6 में जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे एक और सस्पेंस का बनाएं। ओ सर। ऑलरेडी जो बना हुआ है हम उसी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सस्पेंस चाहे डेबिट हो, मतलब सॉरी डेबिट हो, क्रेडिट हो, चाहे पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, सब में वही सस्पेंस यूज किया जाएगा। क्योंकि बच्चे सोच रहे हो पेमेंट के लिए अलग बनाए, उसके लिए नहीं, एक ही सस्पेंस यूज होगा। क्योंकि आगे जाके सस्पेंस ऑटोमेटिक क्या होगा, बैलेंस शीट में वही दिखाएगा जहाँ पे डिफरेंस आ रहा होगा, ऑटो फिल हो जाता है वहाँ पे जाके SBI बैंक। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, इसको ट्रांसफर कर देना और इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद इसी टाइप से आपको सारी ये एंट्रीज कर लेनी है। तो जितनी आपको कुछ समझना है, सस्पेंस दिखाना, अगर जैसे आगे जाके देखो यहाँ दिखा रहा है आपको सेडोफैक्स करके टेक्नोलॉजी, तो एक कंपनी आपकी जिसको आप पे करो, तो ये आपकी वो है, तो आप उसको कंपनी क्रिएट कर सकते हो। पे करो तो क्रेडिटर्स, रिसीव करो जैसे आनंद सेल्स कॉर्पोरेशन, यहाँ पेमेंट करो तो क्रेडिटर्स। अगर आप रिसीव करोगे जैसे यहाँ पे अलॉयस करके लिमिटेड दिखा रहा है, या पे डेटर्स। अगर आपको क्लियर हो रहे हैं तो आप बनाना, अगर नहीं हो रहे तो मत बनाना, ठीक है। तो एंट्रीज अब आप लोग कर लोगे, यस सर। क्योंकि एंट्रीज अब आपके ऊपर है, क्योंकि ये मेरी भी एंट्रीज हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं एंट्रीज करने बैठा तो ये क्लास अभी एक डेढ़ घंटा मतलब जैसा और चलेगी, फिर उसके बाद सस्पेंस क्लियर होंगे। तो इससे अच्छा क्या है, आप लोग एंट्रीज कर लेना। अब इसको सस्पेंस कैसे क्लियर करना है और कैसे हम व्यू करेंगे और उसको आगे जाके रिकनसाइल कैसे करेंगे, वो चीज देखेंगे फिर हम अगली क्लास में। पहले ये सारी चीजें, और उसके बाद फिर हम करेंगे एज अ उस कंपनी में बैठे हैं जहाँ पे सेल परचेज प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही है, और उसमें हम चेक बुक की डिटेल, चेक प्रिंटिंग कैसे हमें व्यू करनी है। समझ गए कि आज का आपका होमवर्क क्या रहा, कि ये स्टेटमेंट आपको रिकॉर्ड कर लेनी है, और उसके बाद में सस्पेंस कैसे क्लियर होना है। तो सस्पेंस के लिए मैं आपको उस कंपनी का एक लेजर दूंगा, कि जो ये सस्पेंस आपके बनेंगे, उस सस्पेंस को हम उसके लेजर के थ्रू, जैसे ओनर को तो बुला नहीं सकते, तो ओनर की जगह हम उस कंपनी से उसका लेजर ले लेंगे, और वो लेजर मैं आपको ही प्रोवाइड कर दूंगा, कि जिससे आप उसको क्लियर करते हुए चलोगे। और वो मैं आपको कल वाली क्लास में दिखाऊंगा भी कि वो कैसे क्लियर होने हैं, और क्लियर होने के बाद कैसे कैसे उसको आप रिकंसिलेशन और आपकी रिपोर्ट कैसे देखोगे। क्योंकि अभी जो हमने करी उसके अकॉर्डिंग पूरी रिपोर्ट नहीं दिखेगी आपको। पूरी रिपोर्ट आपको तब दिखेगी जब हम क्या करेंगे, बैंकिंग के अंदर उसका चेक नंबर, चेक की डिटेल, प्रॉपर सारी चीज मेंशन लेके चलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ओ सर। ओके सर। ठीक है। और ये स्टेटमेंट आपको वहां से मिल जाएगी, आपके वहां असाइनमेंट से डाउनलोड कर लेना, आप इसको रिकॉर्ड कर लेना। उसके बाद फिर इसमें दिखाता हूँ मैं कल वाली क्लास में, क्योंकि अगर ऐसे ही करी तो क्लास बहुत लंबी जाएगी, इसलिए आज इतना ही करते हैं। और ज़्यादा पढ़ के भी फिर आपके ऊपर से ना जाइए, क्योंकि बैंकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज और एक बार इस क्लास को मतलब देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि जिससे कि आपको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो इंक्रीज आप आगे। सर कल की वीडियो ओपन नहीं हो रही थी। नहीं, सारी चल रही है यार। और कल की नहीं होती, ऐसा बाकी सब तुम्हारे चालू हो साथ ही रही क्यों थी। होता है? पता नहीं से क्यों होता है। अभी देख के देखो। उसमें जूम आईडी का वो आता है, लोगो बना आता है। हाँ सर, मेरी भी नहीं हो रही है ऐसी कुछ, पर कल जीएसटी की हाँ सर, कल की नहीं होती। जूम आईडी का मतलब ऐप बना आता है, बाकी सब चालू होती हैं। बस एक जो आज की आप डालोगे तो आज की भी नहीं होगी, अब वो आज की हो जाएगी, कल की नहीं होगी। ये एक दिन का शॉर्ट चलता है। एक मिनट ये देख लेते हैं। मुझे लगा मेरे साथ होता है। चल तो रही है। सच नहीं चल रही थी कुछ समय पहले, आपको तो वीडियो दिखा दूंगा। देखो मैच भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चल रही है। एक बार देखना, एक बार लॉगिन यूजर प्रोफाइल में जाके देखना, या एक बार रिफ्रेश कर लेना अगर कुछ भी चीज आप देख रहे हो सिस्टम को, या फिर आप उसको F5 करके। ठीक है। ओके ओके। सर जी ठीक है। मेरे वाले में कुछ आता ही नहीं गुरु जी। तो अभी आपका भी सॉल्यूशन करवाते हैं। आज आपने बोला था, मैंने उनको बोला तो था, बट उन्होंने कुछ किया नहीं, तो अगर देख लेते भी। ठीक है। आज बस मेरे को टाइम तो थोड़ा 10-15 मिनट का, आप चेक करना, सब चीज क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है विकास ओके जी? सर। सर अगर टैली में डेबिट क्रेडिट की जगह बाय आ रहा है, तो उसको डेबिट क्रेडिट में कैसे चेंज हाँ जी, करेंगे? उसको भी देखो सिंपल आपको आना है, कि जैसे आप मान लो डेबिट क्रेडिट में टू एंड बाय आ रहा है, तो यहाँ पे F12 करना है आपको। F12 में देखना ये यूज CRDR इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, इसको यस कर देना। ठीक है। तो आपका डेबिट क्रेडिट सॉरी टू एंड बाय हट के डेबिट क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है सर।
ये कंट्रोल एच करके तो बताया सर आपने। कंट्रोल एच से सिंगल और ये सिंगल और डबल, जैसे आप सिंगल से डबल कर दोगे टू और बाय सबसे पहले आता है, क्योंकि जब आप मैनुअल एंट्रीज करते हो तो याद हो कि आप जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी करते हो, तो इसलिए टैली भी क्या करता है, सबसे पहले टू और बाय दिखाता है, डेबिट क्रेडिट बाद में दिखाता है। तो उसको कैसे करना होता है F12 से यहाँ, क्योंकि आपको भी ये करना पड़ेगा। जैसे आप कंट्रोल एच करके डबल एंट्री बुक कीपिंग पे आओगे तो आपको F12 करना और इस ऑप्शन को यस कर देना, यूज डेबिट एंड क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग द वाउचरिंग। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, जब तक होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके सर, मोस्ट वेलकम।